नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सबकी दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और बेहद ही दिलचस्प कहानी के साथ, जिसका नाम है डालन वाला। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। हर तीसरे दिन सहपहर के वक्त एक बेहद दुबला पतला बूढ़ा, घुसे और जगह जगह से चमकते हुए स्याह कोट पतलून में मलबूस, स्याह गोल टोपी ओढ़े, पतली कमानी वाले छोटे छोटे शीशों की ऐनक लगाए, हाथ में छड़ी लिए बरसाती में दाखिल होता और छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बजरी पर खटखटाता। फ़कीरा बाहर आकर बाजी को आवाज़ देता, बिटिया चलिए, साइमन आ गए। बूढ़ा बाहर से ही बाग की सड़क का चक्कर काटकर पहलू के बरामदे में पहुंचता। एक कोने में जाकर और जेब में से मैला सा रुमाल निकालकर झुकता, फिर आहिस्ता से पुकारता, रेशम, ओ रेशम। रेशम दौड़ती हुई आती। बाजी बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में सरोद कंधे से लगाए बरामदे में नमूदार होती, तख्त पर बैठकर सरोद का सुर्ख बनारसी गिलाफ उतारती और सबक शुरू जाता। बारिश के बाद जब बाग भीगा भीगा सा होता और एक अनोखी सी ताजगी और खुशबू फिज़ा में तैरती, तो बूढ़े को वापस जाते वक्त घास में गिरी कोई खुबानी मिल जाती। वो उसे उठाकर जेब में रख लेता और रेशम उसके पीछे पीछे चलती। अक्सर रेशम शिकार की तलाश में झाड़ियों के अंदर गायब हो जाती या किसी दरख्त पर चढ़ जाती, तो बूढ़ा सर उठाकर एक लम्हे के लिए दरख्त की हिलती हुई शाख को देखता और फिर सर झुकाकर फाटक से बाहर चला जाता। तीसरे रोज़ सहपहर को फिर उसी तरह बजरी पर छड़ी खटखटाने की आवाज़ आती। ये मालूम बहुत दिनों से चल रहा था। जब से पड़ोस में मिसेस जोग माया चटर्जी कलकत्ते से आनकर रह रही थी, इस मोहल्ले के वासियों का बड़ा सख्त एहसास हुआ था कि उनकी ज़िंदगियों में कल्चर की बहुत कमी है। मौसीकी की हद तक उन सब के गोल कमरों में एक एक ग्रामोफोन रखा था। फ्रेज़डियर स्टेटस सिंबल नहीं बना था, टेप रिकॉर्ड ईजाद नहीं हुए थे और समाजी रुतबे की अलामत भी सिर्फ कोठी, कार और बैरे पर मुश्तमिल थी। लेकिन जब मिसेस जोग माया चटर्जी के वहाँ सुबह शाम हारमोनियम की आवाज़ें बुलंद होने लगी, तो सर्वे ऑफ इंडिया के आला अफसर की बीवी मिसेस गोस्वामी ने महकमाए जंगलात के आला अफसर की बीवी मिसेस फारूकी से कहा, बहन जी, हम लोग तो बहुत ही बैकवर्ड रह गए हैं। इन बंगालियों को देखिए, हर चीज़ में आगे आगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन लोगों में जब तक लड़की गाना बजाना ना सीख ले, उसका ब्याह नहीं होता। मिलिट्री एकेडमी के आला अफसर की बीवी मिसेस जसवंत सिंह ने इजहार ख्याल किया, हम मुसलमानों में तो गाना बजाना मायूब समझा जाता है, मगर आजकल ज़माना दूसरा है। मैंने तो उनसे कह दिया है, मैं अपनी हमीदा को हारमोनियम ज़रूर सिखाऊंगी, मिसेस फारूकी ने जवाब दिया। और इस तरह रफ्ता रफ्ता डालनवाला में आर्ट और कल्चर की हवा चल पड़ी। डॉक्टर सिन्हा की लड़की ने नाचना सीखना शुरू कर दिया। हफ्ते में 3 बार एक मनहनी से डांस मास्टर उसके घर आते, उंगलियों से सुलगती हुई बीड़ी थामे, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालते, तो जी जी कत्ता, तुम तरंग, तका तन तन वगैरह अल्फाज पर मुश्तमिल होती। वो तबला बजाते रहते और उषा सिन्हा के पांव तोड़ों की चकफेरियों लेते लेते घुंघरुओं की चोट से हो जाते। पड़ोस के एक नौजवान रईस सरदार अमरजीत सिंह ने वायलिन पर हाथ साफ करना शुरू किया। सरदार अमरजीत सिंह के वालिद ने डच ईस्ट इंडीज़ के दारुल सल्तनत बटाविया में, जो अब जमहूरिया इंडोनेशिया का दारुल सल्तनत जकार्ता कहलाता है, बिजनेस करके बहुत बड़ी दौलत जमा कर ली थी। सरदार अमरजीत सिंह एक शौकीन मिजाज रईस थे। जब वो ग्रामोफोन पर बड़े इन्मिनाक से बब्बू का रिकॉर्ड, खिज़ां के आके चमन को देना उजाड़ देना है, मेरी खिली हुई कलियों को लूट लेना है,
बार बार ना बजाते तो दरीचे में खड़े होकर वायलिन की तारों पर इसे इनमें नाक की गज रगड़ा करते, वरना फेरी वाले बज्जाजों से रंग बिरंगी छींटों की जारजत अपने साफों के लिए खरीदते रहते। और ये बढ़िया बढ़िया साफे बांधकर और दाढ़ी पर स्याह पट्टी नफासत से चढ़ाकर मिसेस फलकनाज मरावीद खां से मुलाकात के लिए चले जाते और अपनी जोजा सरदारनी बीबी चरणजीत कौर से कहकर जाते कि वॉयलिन सीखने जा रहे हैं। इसी ज़माने में बाजी का सरोद का शौक़ पैदा हुआ। वो मौसम सरमा गुनागूं वाक़ियात से पुरगुज़रा था। सबसे पहले तो रेशम की टांग जख्मी हुई, फिर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाली मिस ज़ोहरा डर्बी ने आकर परेड ग्राउंड पर अपने झंडे गाड़े। डायना बेक का ताला-ए आलम हसीना लंदन कहलाई। डॉक्टर मिस जुबैदा सिद्दीकी को रात को 2 बजे गधे की जसामात का कुत्ता नजर आया। मिस्टर पीटर रॉबर्ट सरदार खां हमारी जिंदगियों से गायब हो गए। नेगस ने खुदकुशी कर ली और फ़कीरा की भावज गौरैया चिड़िया बन गई। चूँकि ये सब निहायत अहम वाक़यात थे, लिहाजा मैं सिलसिलेवार इनका तज़किरा करती हूँ। मेरी बहुत खूबसूरत और प्यारी रेहाना बाजी ने, जो मेरी चचाजाद बहन थी, इसी साल बीए पास किया था और वो अलीगढ़ से चंद माह के लिए हमारे यहाँ आई हुई थी। एक सुहानी सुबह बाजी सामने के बरामदे में खड़ी डॉक्टर हॉर्न की बीवी से बातों में मसरूफ़ थी कि अचानक बरसाती की बजरी पर हल्की सी खटखट हुई और एक नहीफ और मनही से बूढ़े ने बड़ी धीमी और मुलायम आवाज़ से कहा, मैंने सुना है यहाँ कोई लेडी सरोद सीखना चाहती हैं। बाजी के सवालात पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनकी माहाना फ़ीस 5 रुपये है और वो हफ्ते में 3 बार 1 घंटा सबक देंगे। वो कर्जन रोड पर पादरी स्कॉट की खाली कोठी के शागिर्द पेशे में रहते थे। उनके बीवी बच्चे सब मर चुके हैं और बरसों से उनका एक ज़रिया माशा सरोद है, जिसके ज़रिए वो 8-10 रुपये महीना कमा लेते हैं। लेकिन इस ख्वाबीदा शहर में सरोद सीखने वाले ही कितने होंगे? बाजी ने पूछा। उन्होंने उसी धीमी आवाज़ से कहा, कभी कभी 2-1 तालिबे इल्म मिल जाते हैं। वो इंतहाई खुददार इंसान मालूम होते थे। उनका नाम साइमन था। पीर के रोज़ वो ट्यूशन के लिए आ गए। बाजी पिछले लॉन पर धूप में बैठी थी। मिस्टर साइमन को यहाँ भेज दो, उन्होंने फ़कीरा से कहा। बाजी की तरफ जाने के लिए फ़कीरा ने उनको अंदर बुलाया। उस रोज़ बड़ी सर्दी थी और मैं अपने कमरे में बैठी किसी सटर पटर में महव थी। मेरे कमरे से गुजरते हुए ज़रा ठिठक कर साइमन ने चारों तरफ देखा। आतिशदान में आग लहक रही थी। एक लहजे के लिए उनके कदम आतिशदान के सिमित बढ़े और उन्होंने आग की तरफ हथेलियां फैलाई, मगर फिर जल्दी से फ़कीरा के पीछे पीछे बाहर चले गए। रेशम ने उनसे बहुत जल्द दोस्ती कर ली। ये बड़े ताज्जुब की बात थी, क्योंकि रेशम बेइंतहा मगरूर, अकलखुरी और अपने स्यामी हुस्न पर हद से ज़्यादा नाज़ा थी और बहुत कम लोगों को खातिर में लाती थी। ज़्यादातर वो अपनी साटन के रेशमी झालरदार गिलाफ वाली टोकरी के गदेलों पर आराम करती रहती और खाने के वक्त बड़ी मक्कारी से आंखें बंद करके मेज़ के नीचे बैठ जाती। इसकी सारी खासियतें वैम्प औरतों की सी हैं, बाजी कहती। औरत की खासियत बिल्ली की ऐसी होती है, चुमकारो तो पंजे निकाल लेगी और बेरुखी बरतूं तो खुशामद शुरू कर देगी। और आदमी लोगों की खासियत कैसी होती है बाजी? मैं पूछती। बाजी हंसने लगती और कहती, ये अभी मुझे मालूम नहीं। बाजी चेहरे पर दिल फरेब और मुतमईन मुस्कुराहट लिए बाग में बैठी मुजफ्फर भाई के बेहद दिलचस्प खत पढ़ा करती, जो उनके नाम हर 5वें दिन बम्बई से आते थे, जहां मुजफ्फर भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। मुजफ्फर भाई मेरे और बाजी के चचाजाद भाई थे और बाजी से उनकी शादी तय हो चुकी थी। जितनी देर वो बाग में बैठती, गफूर बेगम उनके नज़दीक घास पर पानदान खोले बैठी रहती। जब बाजी अंदर चली जाती
तो गफूर बेगम शागिर्द पेशे की तरफ जाकर फ़कीरा भावत से बातें करने लगती या फिर अपनी नमाज की चौकी पर बैठती। गफूर बेगम बाजी की बेहद वफादार अन्ना थी। उनके शौहर ने, जिनकी अलीगढ़ में मैरिस रोड के चौराहे पर साइकिलों की दुकान थी, पिछले बरस एक नौजवान लड़की से निकाह कर लिया था और तब से गफूर बेगम अपना ज़्यादा वक्त नमाज रोज़े में गुजारती थी। साइमन के आते ही रेशम दबे पांव चलती हुई आकर खुरखुर करने लगती और वो फौरन से जेब से रुमाल निकालकर उसे कुछ खाने को देते। शाम के वक्त जब फ़कीरा उनके लिए चाय की कश्ती लेकर बरामदे में जाता तो वो आधी चाय तश्तरी में डालकर फर्श पर रख देते और रेशम फौरन से तश्तरी चाट जाती और फ़कीरा बड़बड़ाता, हमारे हाथ में से तो रानी साहिब दूध पीने में भी नखरे करती हैं। फ़कीरा एक हंसमुख गढ़वाली नौजवान था। 2 साल कबल वो चीथड़ों में मलबूस नहर के मुंडेर पर बैठा ऊन और सिलाइयों से मोजरे बुन रहा था, जो पहाड़ियों का आम दस्तूर है। वो सुखनंदन खानसामा ने उसे पूछा था, क्यों बे, नौकरी करेगा? और उसने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया था, महीनों से भूखों मर रहा हूँ, क्यों नहीं करूँगा। तब से वो हमारे यहाँ ऊपर का काम कर रहा था और एक रोज़ उसने इत्तला दी थी कि उसके दोनों बड़े भाइयों की मिट्टी हो गई है और वो अपनी भावज को लेने गढ़वाल जा रहा है। और चंद दिनों बाद उसकी भावज जलधरा पहाड़ों से आकर शागिर्द पेशे में बस गई थी। जलधरा अधेड़ उम्र की एक गोरी चिट्टी औरत थी, जिसके माथे, ठोड़ी और कलाइयों पर नीले रंग के नक्शो निगार गुदे हुए थे। वो नाक में सोने की लौंग और बड़ा सा बुलाक और कानों के बड़े बड़े सुराखों में लाख के फूल पहनती थी और उसके गले में मलिका विक्टोरिया के रूपों की माला भी पड़ी थी। ये 3 गहने उसके तीनों मुश्तरका शौहरों की वाहिद ज़्यादात थे। उसके दोनों मुतवक्फी शौहर मरते दम तक यात्रियों का सामान ढोते रहे और इत्तेफाक से इकट्ठे एक ही पहाड़ी से गिरकर मर गए थे। जलधरा बड़े मीठे लहजे में बात करती थी और हर वक्त स्वेटर बुनती रहती थी। उसे कंठमाला का पुराना मर्ज था। फ़कीरा उसके इलाज मुलाजी के लिए फ़िक्रमंद रहता था और उसे बेहद मोहब्बत करता था। जलधरा की आमद पर बाकी नौकरों की बीवियों ने आपस में चेमी गोइयाँ की थी। ये पहाड़ियों के यहाँ कैसा बुरा रिवाज है, एक लुगाई के 2-2, 3-3 खावंद। और जब जलधरा का तज़किरा दोपहर को खाने की मेज़ पर हुआ था तो बाजी ने फ़ौरन द्रौपदी का हवाला दिया था और कहा कि पहाड़ों में पॉलीएंड्री का रिवाज महाभारत के ज़माने से चला आता है और मुल्क के बहुत से हिस्सों में समाजी इर्तिका के ख़ास स्टेज पर पहुंचकर वहीं मुंजमद हो चुका है और पहाड़ी इलाके भी इन्हीं परमानदा हिस्सों में से हैं। बाजी ने यह भी कहा कि पॉलीएंड्री, जिसे उर्दू में चंद शौहरी कहते हैं, मादराना निज़ाम की यादगार है और मुआशरे ने जब मादराना निज़ाम से पिदरी निज़ाम की तरफ तरक्की की तो इंसान भी कसीर उल अज़वादी की तरफ चला गया और मादराना निज़ाम से भी पहले हज़ारों साल कबल 3-4 भाइयों के बजाय कबीलों के पूरे पूरे गिरोह एक ही औरत के साथ रहते थे और वेदों में इन कबाइल का जिक्र मौजूद है। मैं मुंह खोले ये सब सुनती रहती। बाजी बहुत काबिल थी। बीए में उन्हें फर्स्ट डिवीज़न मिला था और सारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अव्वल रही थी। एक रोज़ मैं अपनी छोटी सी साइकिल पर अपनी सहेलियों के यहाँ जा रही थी। रेशम मेरे पीछे पीछे भागती आ रही थी, इस ख्याल से कि वो सड़क पर आने वाली मोटरों से कुचल ना जाए। मैं साइकिल से उतरी, उसे खूब डांटकर सड़क से उठाया और बाड़ पर से अहाते के अंदर फेंक दिया और पैडल पर ज़ोर से पाँव मारकर तेज़ी से आगे निकल गई। लेकिन रेशम अहाते में कूदने की बजाय बाड़ के अंदर लगे हुए तेज़ नोकीले कांटों वाले तारों में उलझ गई। उसकी एक रान बुरी तरह जख्मी हुई। वो लहूलुहान हो गई और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और उसी तरह तार से लटकी चीखती और कराहती रही। बहुत देर बाद जब फ़कीरा उधर से गुज़रा, जो झाड़ियों से मिर्च और टमाटर तोड़ने की तरफ आया था,
तो उसने बड़ी मुश्किल से रेशम को बाड़ में से निकाला और उसे अंदर ले गया। जब मैं कमला और विमला के घर से लौटी तो देखा कि सबके चेहरे उतरे हुए हैं। तुम्हारी रेशम मर रही है, बाजी ने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। कमबख्त जाने किस तरह जाकर बाढ़ की तारों में उलझ गई। जने इस कदर अहमक क्यों है? चिड़ियों की लालच में वहां जा घुसी होगी। अब बुरी तरह चिल्ला रही है। अभी डॉक्टर साहब मरहम पट्टी कर रहे हैं। मेरा दिल दहल गया। रेशम की इस नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ की जिम्मेदार मैं थी। उसकी तकलीफ और मुमकिन मौत के सदमे के साथ इंतहाई शदीद एहसास जुर्म ने मुझे सरासीमा कर दिया और मैं जाकर घर के पिछवाड़े घने दरकतों में छिप गई ताकि दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाऊं। कुछ फासले पर खटखट बुढ़िया की शक्ल वाली मिसेस वॉर ब्रूक के घर में मैं वायरलेस की आवाज़ आ रही थी। दूर शागिर्द पेशे के सामने फ़कीरा की भावज घास पर बैठी गफूर बेगम से बातें कर रही थी। पिछले बरामदे में बाजी अब मुजफ्फर भाई के खत लिखने में महव हो चुकी थी। बाजी की आदत थी कि दिन भर में कोई ख़ास बात होती थी वो फ़ौरन मुजफ्फर भाई को तवील सा खत लिखती थी। रेशम पट्टियों से बंधी उनके नज़दीक अपनी टोकरी में पड़ी थी। सारी दुनिया पुरसुकून थी। सिर्फ मैं एक रूह पोश मुजरिम की तरह ऊंची ऊंची घास में खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करूं। आखिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के कमरे की तरफ गई और दरीचे में से अंदर झांका। वालिद आराम कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं अंदर गई और कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। क्या बात है? बीबी मेरी सिसकी सी आवाज़ पर उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। रेशम को हमने बाढ़ में फेंक दिया था। आपने फेंक दिया था? हम कमला विमला के यहाँ जाने की जल्दी में थे। वो इतना मना करने के बावजूद पीछे पीछे आ रही थी। हमने उसे जल्दी से बाग के अंदर फेंक दिया। इतना कहकर मैंने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। रोने के बाद दिल हल्का हुआ और जुर्म का थोड़ा सा प्रायश्चित भी हो गया। मगर रेशम की तकलीफ़ किसी तरह कम ना हुई। शाम को साइमन सबक सिखाने के बाद देर तक उसके पास बैठे उससे बातें करते रहे। रेशम की रोज़ाना मरहम पट्टी होती थी और हफ्ते में उसे एक दफ़ा घोड़ा अस्पताल भेजा जाता था। उसकी रान पर से उसके घने और लंबे लंबे सुरमई बाल मूंद दिए गए थे और ज़ख्म की गहरी सुर्ख लकीरें दूर तक खींची हुई थी। काफ़ी दिनों के बाद उसके ज़ख्म भरे और उसने लंगड़ा चलना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद वो आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाती हुई साइमन को पहुंचाने फाटक तक गई और जब फ़कीरा बाज़ार से उसके लिए छिछड़े लेकर आता तो वो उसकी लंगड़ाती हुई कोने में रखे हुए अपने बर्तन तक भी जाने लगी। एक रोज़ सुबह के वक्त मिस्टर जॉर्ज बैकेट बाड़ पर नमूदार हुए और ज़रा झिझकते हुए उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। रेशम की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने दरियाफ्त किया। मुझे मिस्टर साइमन ने बताया था कि वो बहुत जख्मी हो गई थी। मिस्टर जॉर्ज बैकेट ने पहली बार इस मोहल्ले में किसी से बात की थी। मैंने रेशम की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और वो अपने चारखाना कोट की फटी हुई जेबों में अंगूठे ठूंसकर आगे चले गए। मिस्टर जॉर्ज बैकेट एक बेहद फाका ज़दा एंग्लो इंडियन थे और पिलपिली साहब कहलाते थे। वो सड़क के सिरे पर एक खस्ता हाल काई आलूद कॉटेज में रहते थे और बाल्टी उठाकर सुबह को म्यूनसिपलिटी के नल पर खुद पानी भरने जाया करते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम डायना था। वो परेड ग्राउंड पर एक अंग्रेज़ी सिनेमा हॉल में टिकट बेचती थी और खुश रंग फ्रॉक पहने अक्सर सामने से साइकिल पर गुजरा करती थी। उसके पास सिर्फ 4 फ्रॉक थे जिन्हें वो धो धोकर और बदल बदल कर पहना करती थी और मिसेस गोस्वामी, मिसेस फारूकी और मिसेस जसवंत सिंह का कहना था कि सिनेमा हॉल की नौकरी के उसे सिर्फ 25 रुपल्ली मिलते हैं और उसके ठाट के कपड़े पहनती है। उसके गोरे पैसे देते हैं। लेकिन गोरे अगर पैसे देते थे तो उसका बूढ़ा बाप नल पर पानी भरने क्यों जाता था?
ये पेंशन याफ्ता मुतमव्विल अंग्रेज़ों का मोहल्ला था जो पुरफ़िज़ा खूबसूरत कोठियों में खामोशी से रहते थे। उनके इंतहाई नफासत से सजे हुए कमरे और बरामदों में लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज़, टेटलर, कंट्री लाइफ और पंच के अंबार मेज़ों पर रखे थे, और टाइम्स और डेली टेलीग्राफ के पुलिंदे समंदरी डाक से उनके नाम आते थे। उनकी बीवियां रोज़ाना सुबह को अपने अपने रूम में बैठकर बड़े एहतमाम से होम खत लिखती थी, और उनके गोल कमरों में उनके बेटों की तस्वीरें रुपहले फ्रेमों में सजी थी जो मशरिकी अफ्रीका और जनूब मशरिकी एशिया में सल्तनत बरतानिया के आफताब को मज़ीद चमकाने में मसरूफ़ थे। ये लोग मुद्दतों से इस मुल्क में रहते आ रहे थे, मगर हाय और अब्दुल छोटा हाज़री मांगता से ज़्यादा अल्फाज में जानते थे। ये इज़्ज़त पसंद अंग्रेज़ दिन भर बागबानी या बर्ड वॉचिंग या टिकट जमा करने में मसरूफ़ रहते थे। ये बड़े अजीब लोग थे। मिस्टर हाई कासल तिब्बती ज़बान और रस्म व रिवाज में माहिर थे। मिस्टर ग्रीन असम में के खासी कबाइल पर अथॉरिटी थे। कर्नल वाइटहेड जो शुमाली मगरिबी सरहद के मार्कों में अपनी एक टांग खो चुके थे और लकड़ी की टांग लगाते थे, खुशहाल खां खटक पर उबूर रखते थे। मेजर शेल्टन एस्टीस मैन में शिकार के मुतल्लिक मज़ामीन लिखा करते थे, और मिस्टर मार्च मैन को शतरंज का खप था। मिस्टर ड्रिंक वाटर प्लांचेट पर रूहें बुलाती थी और मिसेस वार बुरोक तस्वीरें बनाती थी। मिसेस वार बुरोक एक ब्रिगेडियर की बेवा थी और हमारे पिछवाड़े रहती थी। उनकी बूढ़ी फॉनिस कुंवारी बहन भी उनके साथ रहती थी। उन दोनों की शक्लें लंबी चोंच वाले परिंदों के जैसी थी, और ये दोनों अपने तावीलो अरीज ड्राइंग रूम के किसी कोने में बैठी आबी रंगों से हल्की फुल्की तस्वीरें बनाया करती थी। वो दोनों इतनी मुख्तसर थी कि फूलदार गिलाफों से ढके हुए फर्नीचर और दूसरे साजो सामान के जंगल में खो जाती थी और पहली नज़र में बड़ी मुश्किल से नज़र आती थी। डालन वाला की एक कोठी में इंग्लिश स्टोर्स था, जिसका मालिक एक पारसी था। मोहल्ले की सारी अंग्रेज़ और नेटो बीवियां यहाँ आकर ख़रीदारी करती थी और स्कैंडल और ख़बरों का एक दूसरे से तबादला करती थी। इस खुशहाल और मुतमईन अंग्रेज़ी मोहल्ले के वाहिद मुफलिस और एंग्लो इंडियन बासी बुझी बुझी नीली आंखों वाले मिस्टर जॉर्ज बैकेट थे, मगर वो बड़ी आन बान वाले एंग्लो इंडियन थे और ख़ुद को पक्का अंग्रेज़ समझते थे। इंग्लिस्तान होम कहते थे, और चंद साल उधर जब शहंशाह जॉर्ज पंजुम के इंतकाल पर कोलागढ़ में स्लो मार्च पर बड़ी भारी परेड हुई थी और गोरों के बैंड ने मौत का नगमा बजाया था, तो मिस्टर जॉर्ज पैकेट भी बाजू पर स्याही मातमी पट्टी बांधकर कोलागढ़ गए थे और अंग्रेज़ों के मजमे में बैठे थे, और उनकी लड़की डायना रोज़ ने अपने सुनहरे बालों और खूबसूरत चेहरे को स्याह हैट और स्याह जाली में छुपाया था, और मिस्टर बैकेट बहुत दिनों तक स्याह मातमी पट्टी बाजू पर बांधे रहे थे। लेकिन बच्चे बहुत बेरहम होते हैं। डालनवाला के सारे हिंदुस्तानी बच्चे मिस्टर जॉर्ज बैकेट को ना सिर्फ पिलपिली साहब कहते थे, बल्कि कमला और विमला के बड़े भाई स्वर्ण ने, जो एक 15 साल का लड़का था और डॉन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, मिस्टर बैकेट की लड़की डायना को चिढ़ाने के लिए एक और तरकीब निकाली थी। कमला और विमला के वालिद एक बेहद दिलचस्प और खुशमिजाज इंसान थे। उन्होंने एक बहुत ही अनोखा अंग्रेज़ी रिकॉर्ड 1928 में इंग्लिस्तान से ख़रीदा था। ये एक इंतहाई बेतुका गीत था, जिसका एंग्लो इंडियन उर्दू तर्जुमा भी साथ साथ इसी धुन में गाया गया था। ना जाने किस मनचले अंग्रेज ने उसे तसनीफ़ किया था। ये रिकॉर्ड अब स्वर्ण के कब्ज़े में था, और जब डायना साइकिल पर उनके घर के सामने से गुजरती तो स्वर्ण ग्रामोफोन दरीचे में रखकर उसके भोंपू का रुख सड़क की तरफ कर देता और सुई रिकॉर्ड पर रखकर छिप जाता। मुंदरजा झैल बुलंद पाया रू परवर गीत की आवाज़ बुलंद होती। एक बार एक सौदागर लंदन शहर में था जिसकी बेटी का नाम डायना था। उसका नाम डायना 16 बरस की उम्र, जिसके पास बहुत कपड़ा चांदी और सोना।
एक दिन जब विलिकिन हवा में खाने को गया, डायना का मुर्दा एक कोने में पाया। एक बादशाह प्याला उसके कमर पर पड़ा और एक चिट्ठी जिसमें लिखा कि वह जहर पी के मरा। तो इस प्रकार के रिकॉर्ड बजाना शुरू किए जाते। बेचारी डायना साइकिल की रफ्तार तेजी से कर देती और अपने सुनहरे बाल झटक कर जन्नाटे से आगे निकल जाती। इस मौसम में सरमा का दूसरा अहम वाक़या परेड ग्राउंड में द ग्रेट ईस्ट इंडियन सर्कस एंड कार्निवल की आमद था। उसके इश्तिहार लंगूरों और मस्खरों के लंबे जुलूस के ज़रिए बांटे गए थे, जिन पर लिखा था 20वीं सदी का हैरतनाक तमाशा। शेर दिल हसीना मिस जहर डर्बी मौत के कुएं में आज शब को। सबसे पहले फ़कीरा सर्कस देखकर लौटा। वो अपने भावज को भी खेल दिखाने ले गया था और सुबह को उसे इत्तला दी थी। बेगम साहिबा, बड़ी बिटिया बीबी जनानी डेथ ऑफ वेल में ऐसे फटफटी चलाती हैं कि बस क्या बताऊं। औरत है कि शेर की बच्ची। हरे राम हरे राम। दूसरे दिन स्कूल में कमला विमला ने मुझे बताया कि मिस ज़ोहरा डर्बी एक निहायती सनसनीखेज खातून है और वो दोनों भी उसके दिलेराना कमालात व चश्मे खुद देख कर आई हैं। चूँकि मैं सर्कसों पर पहले से ही आशिक थी, लिहाजा जल्द से जल्द बाजी के साथ परेड ग्राउंड पहुंची। वहां तंबू के बाहर एक ऊंचे चौबी प्लेटफॉर्म पर एक मोटरसाइकिल घड़घड़ा रही थी और उसके पास मिस ज़ोहरा डर्बी कुर्सी पर फरोश थी। उसने नीले रंग की चमकदार साटन का कतः का लिबास पहन रखा था, जो मिस नादिया ने हंटर वाली फिल्म में पहना था। उसने चेहरे पर बहुत सा गुलाबी पाउडर लगा रखा था, जो बिजली की रोशनी में नीला मालूम हो रहा था, और होंठ खूब गहरे सुर्ख रंगे हुए थे। उसके बराबर में एक बेहद खौफनाक बड़ी बड़ी मूँछों वाला आदमी उसी तरह की रंग बिरंगी बिरजीस पहने, लंबे लंबे पट्टे सजाए और गले में एक बड़ा सा सुर्ख आदमी रुमाल बांधे बैठा था। मिस ज़ोहरा डर्बी के चेहरे पर बड़ी उकताहट थी और वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से सिगरेट के कश लगा रही थी। इसके बाद वो दोनों मौत के कुएं में दाखिल हुए, जिसकी तह में एक और मोटरसाइकिल रखी थी। खौफनाक आदमी मोटरसाइकिल पर चढ़ा और मिस ज़ोहरा डर्बी सामने उसकी बाहों में बैठ गई और खौफनाक आदमी ने कुएं के चक्कर लगाए। फिर वो उतर गया और मिस ज़ोहरा डर्बी ने तालियों के शोर में मोटरसाइकिल पर तन्हा कुएं के चक्कर लगाए और ऊपर आकर दोनों हाथ छोड़ दिए, और मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तार की वजह से मौत का कुआं ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और मैं मिस ज़ोहरा डर्बी की इस हैरत अंगेज़ बहादुरी को मशहूर होकर देखती रही। खेल के बाद वो दोबारा उसी तरह चबूतरे पर जा बैठी और बेतकल्लुफ़ी से सिगरेट पीना शुरू कर दिया, गोया कोई बात ही नहीं। ये वाक़या था कि मिस ज़ोहरा डर्बी जापानी छतरी संभालकर तार पर चलने वाली मेमों और शेर के पिंजरे में जाने वाली और ऊंचे ऊंचे तारों और झूलों पर कमालात दिखाने वाली लड़कियों से भी ज़्यादा बहादुर थी। पिछले बरस वहाँ अजीमोशान ऑल इंडिया दंगल आया था, जिसमें मिस हमीदा बानो पहलवान ने ऐलान किया था कि जो मर्द पहलवान उन्हें हरा देगा वो उससे शादी कर लेंगी। लेकिन बकौल फ़कीरा कोई माई का लाल उस शेर की बच्ची को हरा ना सका था, और उसी दंगल में प्रोफेसर ताराबाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती लड़ी थी और उन दोनों पहलवान खवातीन की तस्वीरें इश्तिहारों में छपी थी, जिनमें वो बनियान और नेकरे पहने डेरों तमगे लगाए बड़ी शान व शौकत से कैमरे को घूर रही थी। ये कौन पुरस्कार हस्तियाँ होती हैं जो तार पर चलती हैं और मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती हैं और अखाड़े में कुश्ती लड़ती हैं? मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी उनके मुतल्लिक कुछ ना मालूम था। द ग्रेट इंडियन सर्कस अभी तमाशे ही दिखा रहा था कि एक रोज़ फ़कीरा पलटन बाज़ार से सौदा लेकर लौटा तो उसने एक बड़ी तहलका खेज खबर सुनाई कि मिस ज़ोहरा डर्बी ने उस शाक मास्टर गुलकंद और मास्टर मुछंदर के दरमियान चक्कू चल गया। मास्टर मुछंदर ने मिस ज़ोहरा डर्बी को भी चक्कू से घायल कर दिया और वो अस्पताल में पड़ी हैं। और इससे भी तहलका खेज खबर वो जो फ़कीरा ने चंद दिन बाद म्यूनसिपलिटी के नल पर सुनी।
ये थी कि पिलपिली साहब की मसीह ने सर्कस में नौकरी कर ली। डायना बैकेट ने? बाजी ने दोहराया। जी हाँ बड़ी बिटिया, पिलपिली साहब की मसीह। सुना है, कहती है कि उसने अपने बाप की गरीबी और तकलीफ़ अब उससे नहीं देखी जाती और दुनिया वाले तो यूं भी तंग करते हैं। ओडियन सिनेमा में उसे 25 रुपये मिलते थे, सर्कस में 75 रुपये मिलेंगे, ये तो सच है। वो गरीब तो बहुत थी बड़ी बिटिया। और गोरे जो उसको पैसे देते थे? मैंने पूछा। गफूर बेगम ने मुझे घूरकर देखा और कहा, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। लिहाजा मैं भाग गई और बाहर जाकर रेशम की टोकरी के पास बैठ के डायना बैकेट की बहादुरी के मुतल्लिक गौर करने लगी। अब की बार जब लंगूरों और मस्खरों ने सर्कस के इश्तेहार बांटे तो उन पर छपा था, सर्कस के आशिकों को मुज़दा परी जमाल, यूरोपियन दोशीज़ा के हैरत अंगेज़ कमालात, कताला आलम, हसीना लंदन, मिस डायना, रोज़ मौत के कुएं पर आज शब को। इन्हीं दिनों सिनेमा का चर्चा हुआ। यूं तो सिनेमा के इश्तेहार अरसे से लकड़ी के ठेलों पर चिपके सामने से गुजरा करते थे। साले रवां की बेहतरीन फिल्म चैलेंज, जिसमें मिस सरदार अख्तर काम करती हैं, परेड के सामने प्लेडियम सिनेमा में आज शब को। और साले रवां की बेहतरीन फिल्म दिल्ली एक्सप्रेस, जिसमें मिस सरदार अख्तर काम करती हैं, परेड के सामने राक्से सिनेमा में आज शब को। और मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि मिस सरदार अख्तर दोनों जगह बया वक्त किस तरह काम करेंगी। लेकिन किस्मत ने एकदम यूं पलटा खाया कि बाजी और उनकी सहेलियों के साथ यक्के बाद दीगरे 3 फिल्म देखने को मिली। अछूत कन्या, जिसके लिए मिसेस जोग माया चटर्जी ने बताया कि हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त समाजी इंकलाब आ गया है और गुरुदेव टैगोर की भांजी देव यक्का रानी अब फिल्मों में काम करती हैं। और जीवन लता, जिसमें सीता देवी नाजुक नाजुक छोटी सी आवाज़ में गाती, मोहे प्रेम के झूले झूला दे कोई। और जीवन प्रभात, जिसे बाजी बड़े जोको शौक से इसलिए देखने गई थी कि उसमें खुर्शीद आपा काम कर रही थी, जो अब रेणुका देवी कहलाती थी, जो इस ज़बरदस्त समाजी इंकलाब का सबूत था। मिसेस जोग माया चटर्जी को की बशारत के मुताबिक हिंदुस्तान जिनके दरवाजे पर खड़ा था, और तभी मिसेस जोग माया चटर्जी की लड़कियों ने हारमोनियम पर फिल्मी गाने निकालने शुरू कर दिए। बांके बिहारी भूल न जाना, प्रीतम प्यारी प्रीत निभाना, और चोर चुरावे माल खजाना, पिया नैनों की निंदिया चुराए। गफूर बेगम काम करते करते इन आवाज़ों पर कान धरने के बाद कमर हाथ पर रखकर कहती, बड़े बूढ़े सच कह गए थे। कुर्बे कयामत के आसार यही हैं कि गाय मेंगना खाएंगी और कुंवारियाँ अपने मुंह से बर मांगेंगी। इतने में मनोरमा चटर्जी की सुरीली आवाज़ बुलंद होती, मोहे प्रेम के झूले झुला दे कोई। बेहयाई तेरा आसरा, गफूर बेगम कांपकर फरियाद करती और स्लीपर पाँव में डालकर सटर पटर करती अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाती। इन्हीं दिनों फ़कीरा भी अपनी भावच को ये सारी फिल्में सेकंड शो में दिखा लाया। मगर जिस रात जलधरा चंडीदास फिल्म देखकर लौटी तो उसे बड़ा सख्त बुखार चढ़ गया और डॉक्टर होन ने सुबह को आकर उसे देखा और कहा कि उसका मर्ज तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। अब वो रोज़ तांगे में लेटकर अस्पताल जाती और वापस आकर धूप में घास पर कंबल बिछाकर लेटी रहती। कुछ दिनों में उसकी हालत ज़रा बेहतर हो गई और सुखनंदर खानसामा की बीवी धनकलिया उससे ज़रा फासले पर बैठकर उसका दिल बहलाने के लिए पूर्वी गीत गाया करती और उसे छेड़ छेड़ कर अलापती। और गफूर बेगम जब जलधरा की खैरियत पूछने जाती तो वो मुस्कुराकर कहती, अन्ना जी, मेरा तो समय आ गया, अब थोड़े दिनों में प्राण निकल जाएंगे। अब गफूर बेगम उसका दिल रखने के लिए कहती, अरे तू अभी बहुत जिएगी। अरे ओ जलधरिया, ज़रा ये तो बता कि तूने फ़कीरा निगोड़े पर क्या जादू कर रखा है। ज़रा मुझे भी वो मंत्र बता दे। मुझ बदबख्ती को तो अपने घर वाले को राम करने का भी एक नुस्खा ना मिलता।
तू ही कोई टोटका बता दे, सुना है पहाड़ों में जादू टोने बहुत होते हैं। फ़कीरा भी कैसा तेरा कलमा पड़ता है? अरे तू तो उसकी माँ के बराबर है। और वो बड़ी अदा से हंसकर जवाब देती, अन्ना जी क्या तुमने सुना नहीं पुराने चावल कैसे होते हैं? पुराने चावल? मैं दोहराती और गफूर बेगम ज़रा घबराकर मुझे देखती और जल्दी से कहती, बीबी आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए, बड़ी बेटी आपको बुला रही हैं। लिहाजा मैं सर झुकाए बजरी की रंग बिरंगी कंकरियाँ जूतों की नोक से ठुकराती ठुकराती बाजी की तरफ चली जाती, मगर वो फ़लसफ़े की मोटी सी किताब के मुताले में या मुज़फ़्फ़र भाई का ख़त पढ़ने या उसका जवाब लिखने में मुस्तगरिक होती और मुझे कहीं और जाने का हुक्म दे देती। तो मैं घूमकर फिर दोबारा रेशम की टोकरी के पास जा बैठती और उसके जल्द तंदुरुस्त होने की दुआएं मांगने लगती। स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मैं सुबह सुबह कमला विमला के घर जा रही थी कि रास्ते में मिस्टर बैकेट नज़र आए। वो बेहद हवास बागता और दीवाना वार की तरफ को भागने चले जा रहे थे। इतने में मेजर चैल्टन ने अपनी मॉडल की खड़खड़िया फोर्ड रोक कर उन्हें इसमें बिठा लिया और फोर्ड यूरोपियन अस्पताल की समीप रवाना हो गए। मैं कमला के घर पहुंची तो स्वर्ण खिलाफे मामूल बहुत खामोश था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो अभी परेड ग्राउंड में सारा वाकया सुनकर आया है। डायना बैकेट अभी मास्टर मुछंदर के साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठती थी और देखने वालों का बयान था कि दहशत के मारे उसका रंग सफ़ेद पड़ जाता था और वो आंखें बंद किए रहती थी। मगर सर्कस मैनेजर ने इसरार किया कि वो तन्हा मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग भी शुरू कर देता कि उसके दिल का खौफ निकल जाए। दिल का खौफ निकालने के लिए उसने मोटरसाइकिल पर तन्हा बैठकर कुएं की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, मगर मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और डायना की दोनों टांगें मोटरसाइकिल के तेज़ी से घूमते हुए पहियों में आकर चूर चूर हो गई। उसे फ़ौरन यूरोपियन अस्पताल पहुंचा दिया गया। कर्नल वाई कॉम सिविल सर्जन ने कहा कि उसकी दोनों टांगें हमेशा के लिए बेकार हो गई हैं और उसे सारी उम्र पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर गुजारनी होगी। उस दिन हम लोगों का किसी चीज़ में दिल न लगा और हम सब एक दरख्त की शाख पर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद दफ्तन स्वर्ण शाख पर से नीचे कूदा और लंबे लंबे डग भरता क्रिकेट खेलने चला गया और मैंने देखा कि सबके चेहरे पर एक अजीब सी नदामत तारी थी, एक अनजाना सा एहसास जुर्म और नदामत। दूसरे रोज़ द ग्रेट इंडियन सर्कस एंड कार्निवल के नुकीली मूछें और बेशुमार तमगे वाले मैनेजर और रंग मास्टर प्रोफेसर सहबाज ने ऐलान किया कि सर्कस कूच कर रहा है और आइंदा साल मुअज़्ज़िज़ शायकीन को इससे ज़्यादा हैरतनाक तमाशे दिखाए जाएंगे। लेकिन फ़कीरा की इत्तला के मुताबिक वो डरा हुआ था। उसके सर्कस के पै दर पै 2 शदीद हादसे हुए थे और पुलिस उसके पीछे लग गई थी। सर्कस ने कूच कर दिया और मिस ज़ोहरा डर्बी भी अस्पताल से जाने कहाँ गायब हो गई। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई। 1 हफ्ता गुजरा था कि एक बहुत लंबी और दुबली पतली सी बीबी हमारे यहाँ मेहमान आई। उनका नाम डॉक्टर ज़ुबैदा सिद्दीकी था। वो दिल्ली से कलकत्ता जा रही थी और 1 हफ्ते के लिए हमारे यहाँ ठहरी थी। उन्होंने विलायत से साइंस के किसी मजमून में पीएचडी किया था। वो किसी दूर उफ्तादा देसी रियासत के गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी और स्याह किनारे की सफ़ेद साड़ी और लंबी आस्तीनों का सफ़ेद ब्लाउज़ पहनती थी। वो अपनी तवील उल कामती की वजह से ज़रा झुककर चलती थी और सर नेवड़ा कर बड़ी गहरी नज़र से हर एक को देखती थी। इस वक्त वो गिनती की उन मुसलमान ख़वातीन में से थी जिन्होंने समंदर पार जाकर आला तालीम हासिल की थी। पहले रोज़ जब वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने ज़रा झिझक कर कहा, आपके यहाँ सारे मुलाजिम हिंदू हैं? मैं दरअसल हिंदू के हाथ का पका नहीं खाती। मुसलमान होकर आप छूत छात करती हैं जुबैदा आपा? कमाल है। और आप तो विलायत तक से आई हैं जुबैदा आपा, बाजी ने अपनी खूबसूरत आंखें फैलाकर कहा। दरअसल मैं एक वजीफ़ा पढ़ रही हूँ आजकल, उन्होंने झेंपते हुए जवाब दिया।
लिहाजा उनका खाना गफूर बेगम ने बावजू होकर अपने हाथ से तैयार करना शुरू किया। पड़ोस की मुसलमान बीबियों पर डॉक्टर सिद्दगी की मजहबियत का बेइंतहा रौब पड़ा। लड़की हो तो ऐसी 7 समुंदर पार हो आई, मगर साड़ी का आंचल मजाल है जो सर से सरक जाए, मिसेस फारूकी ने कहा। शरई पर्दा तो दरअसल यही है कि औरत बस अपना चेहरा और हाथ खुले रखे और अपनी जीनत मर्दों से छुपाए। कुरान पाक में यही आया है, मिसेस कुरैशी ने जवाब दिया। रोज़े नमाज की पाबंद, शर्मो हया की पुतली और मोमिना ऐसी कि हिंदू के हाथ का पानी भी नहीं पीती, मिसेस अंसारी ने तारीफ़ की। डॉक्टर सिद्दीकी सारे वक्त घास पर कुर्सी बिछाए बाजी को जाने कौन सी दास्ताए अमीर हमज़ा सुनाने में मशगूल रहती थी, और फ़कीरा की भावज को देखकर उन्होंने कहा था, कैसी खुशनसीब औरत है। जब डॉक्टर सिद्दीकी सुबह से शाम तक एक ऐसी ही संजीदा और गमनाक शक्ल बनाए बैठी रहती, तो उनको महफूज करने के लिए बाजी मुझे बुलाती और हुक्म देती, फ़लाँ गीत गाओ, फ़लाँ किस्से सुनाओ, जुबैदा आपा को ज़रा भाग के अपनी दोस्तों को बुला लाओ और सब मिलकर नाचो। एक दिन डॉक्टर सिद्दीकी पिछले लॉन में बैठी बाजी से कह रही थी, मरे के लिए तो सब्र आ जाता है रेहाना, जिंदा के लिए सब्र कैसे करूं? और उस दिन जब उन्होंने किसी तरह मुस्कुराने का नाम ही ना लिया, तो बाजी ने मुझे बुलाकर हुक्म दिया, अरे रे, ज़रा वो अपने मस्खरेपन का एंग्लो इंडियन गीत तो सुनाओ जुबैदा आपा को। बहुत अच्छा, मैंने फर्मा बरदारी से जवाब दिया और सीधी खड़ी होकर हाथ घुटनों तक छोड़कर, जिस तरह स्कूल में अंग्रेज़ी गाने गाते या नज़में पढ़ते, मैंने गीत गाना शुरू कर दिया। एक बार एक सौदागर लंदन शहर में था जिसकी एक बेटी का नाम डायना था। दफ्तन मेरे हल्के में कोई चीज़ सी अटकी और मेरी आवाज़ रुंध गई और मैं गीत अधूरा छोड़कर वहाँ से तेज़ी से भागी। डॉक्टर सिद्दीकी हैरत से मुझे देखती रह गई। शाम को मैंने विमला से कहा, ये जुबैदा आपा हर वक्त जाने इतनी परेशान क्यों नज़र आती हैं? मुझे मालूम है, विमला ने जवाब दिया। वो मुझसे ज़रा बड़ी थी और एक माहिर फ़न डिटेक्टिव थी। कल सुबह आंटी फारूकी आंटी गोस्वामी को इंग्लिश स्टोर्स में बात कर रही थी कि वह एक साइंटिस्ट है, उनका नाम भी डॉक्टर कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। आंटी फारूकी ने आंटी गोस्वामी को बताया तो था, तो वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जुबैदा आपा के क्लास फेलो थे, और जब जुबैदा आपा विलायत गई तो वहाँ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में भी कई साल उनके साथ पढ़ा था। तो ये जुबैदा आपा जो हैं, तो ये पिछले 15 बरस से डॉक्टर के नाम की माला जप रही हैं। ये किसी के नाम की माला कैसे जपते हैं? मैंने दरियाफ्त किया। ये पता नहीं, विमला ने जवाब दिया। जब मैं घर के अंदर आई तो जुबैदा आपा को गफूर बेगम से तबादला ख्यालात करते पाया, और तभी पता चला कि जिस रियासत में जुबैदा आपा काम करती हैं वो अजमेर शरीफ के बहुत करीब है, और इसी वजह से जुबैदा आपा बहुत महजबी हो गई हैं। और जब से उन्हें ये इत्तला मिली है कि डॉक्टर महमूद खां खुद उनकी यानी जुबैदा आपा की सगी भतीजी सायरा से शादी करना चाहते हैं, जो एक बेहद खूबसूरत 17 साला लड़की है और कलकत्ता के लॉर्टी हाउस में पढ़ रही है, तब से जुबैदा आपा नमाज पंजगाना के अलावा चाश्त, इशराक और तहज्जुद भी पढ़ने लगी हैं। और यहाँ वो गफूर बेगम से पंजशुरा शरीफ, दुआए गंज अल अर्श और दरूद ताज के किताबचे मुस्तार लेकर पढ़ा करती थी, क्योंकि ये किताबचे सफ़र पर चलते वक्त वो घर पर भूल आई थी। गफूर बेगम ने उनसे कहा कि बिटिया, रोज़ रात को सोते वक्त तस्बीह फ़ातिमा पढ़ा कीजिए। चुनाचे एक मर्तबा जब वो खाने के बाद अपने कमरे में बैठी तस्बीह फेर रही थी, तो मैंने जो जासूसी पर लगी हुई थी उनको देख लिया और सुबह को विमला को इत्तला दी। हमें मालूम हो गया है, कल रात जुबैदा आपा डॉक्टर के नाम की माला जप रही थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। एक रात 2 बजे के करीब मेहमान कमरे से एक दिल खराश चीज़ की आवाज़ आई। सब हड़बड़ाकर अपने अपने लिहाफों से निकले और भागते हुए मेहमान कमरे की तरफ चले गए, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। बाजी ने किवाड़ों पर ज़ोर से दस्तक दी।
अंदर से कुछ मिनट बाद जुबैदा आपा की कमज़ोर सी आवाज़ आई और बोली, ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग खुदा के लिए फ़िक्र ना करो, जाओ सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोते में मैं डर गई थी। जुबैदा आपा दरवाज़ा खोलिए, बाजी ने चिल्लाकर कहा। चले जाओ तुम लोग, वरना मैं फिर चीखूंगी। जुबैदा आपा अंदर से हिस्ट्रियाई आवाज़ में दहाड़ी। सुबह को उनका चेहरा बिल्कुल सता हुआ और सफ़ेद था। नाश्ते के बाद जब खाने का कमरा खाली हो गया तो उन्होंने बाजी को आहिस्ता से मुखातिब किया। मैंने किसी को नहीं बताया था मैं चिल्ला क्यों रही थी। 39 रातें पूरी हो चुकी थी, कल 40वीं और आखिरी रात थी। हुक्म था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जलाली वजीफ़े के दौरान में मुड़ कर ना देखूं, वरना इसका सारा असर ख़त्म हो जाएगा। और कल रात 2 बजे के करीब वजीफ़ा पढ़ने में मैं अचानक देखा कि जाए नमाज के सामने एक गधे की जसामत का हैबतनाक स्याह कुत्ता मेरे मुकाबिल में बैठा दांत निकोस रहा है। मैंने दहलकर चीख मारी और चिल्ला टूट गया। कुत्ता गायब हो गया, मगर मेरा सारा किया कराया अकारत हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और उन्होंने ऐनक उतारकर पलकें खुश्क की। बाजी हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगी। मगर जुबैदा आपा, आप तो साइंसदां हैं, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर कर आई हैं और ऐसी तहूम परस्ती की बातें करती हैं। होश दवा कीजिए, आपको हेलुसिनेशन हुआ होगा। गधे के बराबर कुत्ता, और वो आपसे आप गायब भी हो गया। इतना कहकर बाजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रेहाना खातून, डॉक्टर सिद्दीकी ने सर नेवड़ा कर बाजी की गहरी नज़र से देखा और आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम अभी सिर्फ 22 बरस की हो, तो तुम्हारे माँ बाप और मोहब्बत करने वाले चचाओं का साया तुम्हारे सर पर कायम है। तुम एक भरे पर कुनबे में अपने चहेते भाई बहनों के साथ सुख की छाँव में जिंदा हो। अपनी पसंद के नौजवान से तुम्हारा ब्याह होने वाला है। सारी ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है। दुनिया की सारी मसरतें तुम्हारी राह देख रही हैं। खुदा ना करे तुम पर कभी ऐसी क़यामत गुजरे जो मुझ पर गुजरी है। खुदा ना करे कि तुम्हें कभी तन्हा अपनी तन्हाई का मुकाबला करना पड़े। किसी को बेबसी और उसके दुखी दिल का मजाक ना उड़ाओ। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, जो मेज़ के सिरे पर बैठी मुस्तैदी से जासूसी में मसरूफ़ थी, क्योंकि गधे के बराबर स्याह कुत्ता एक इंतहाई सनसनीखेज़ वाक़या था। मुझे देखकर वो खामोश हो गई और बाजी ने पलकें झपकाकर मुझे इशारा किया कि मैं उड़नछू हो जाऊं। चुनांचे मैं उड़नछू हो गई। इस वाक़ये के दूसरे दिन डॉक्टर सिद्दीकी कलकत्ता रवाना हो गई और उनके जाने के चंद रोज़ बाद ही एक अनोखी और बिन बुलाई मेहमान उतरी। डालनवाला की सड़कें उमूमन खामोश पड़ी रहती थी। इक्का दुक्का राहगीर और मोटरों और तांगों के अलावा कभी कभार कोई सुख जोतशी हाथ में सर्टिफिकेटों का मैला सा पुलिंदा संभाले इधर उधर ताकता सामने से गुजर जाता था, या मोटे मोटे चाइनामैन जेन में बड़ी नफासत से बंधे हुए बेहद वजनी गट्ठर साइकिलों पर लादे चक्कर काटा करते थे, या कश्मीरी कालीन फरोश या बज़ाज या कीमती पत्थर फरोख्त करने वाले फेरी लगा जाते थे। मिस्टर पीटर रॉबर्ट सरदार खां इन्हीं फेरी वालों में से एक थे, मगर वो अपने आप को ट्रैवलिंग सेल्समैन कहते थे और इंतहा से ज़्यादा चब्र ज़बान और लिसान आदमी थे। मौसूफ मुसलमान से ईसाई हो गए थे। तुर्की टोपी ओढ़ते थे और साइकिल पर प्लास्टिक के बर्तन बेचते घुमा करते थे, और महीने 2 महीने में एक बार हमारी तरफ का फेरा लगा जाते थे। वो अपनी हर बात का आगाज़ खुदा बाप का है से करते थे और कभी कभी तबलीग भी शुरू कर देते थे। इस दिन मिस्टर पीटर रॉबर्ट सरदार खां जो साइकिल बरसाती में टिकाकर बरामदे में दाखिल हुए, तो उन्होंने नाक की सीध जाकर मेहमान कमरे के अंदर झांका, जिसका दरवाज़ा खुला पड़ा था, और इत्मीनान से इजहार ख्याल किया, हाँ, ये कमरा तो हमेशा खाली ही पड़ा रहता है। बात ये है कि मेरी एक बहन है, वो लेडी डॉक्टर हैं और चंद रोज़ के लिए देहरादून आ रही हैं।
इसके बाद जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो साइकिल पर बैठकर गायब हो गए। तीसरे रोज़ जापानी जॉर्जेट की मालगिरी साड़ी में मलबूस एक बेहद फरबा खातून तांगे से उतरी। मिस्टर सरदार खां साइकिल पर हम रिकाब थे। उन्होंने असबाब उतारकर मेहमान कमरे में पहुंचाया और वालिदा और बादी से उनका तारुफ कराया। ये मेरी बहन है, आपके यहाँ 2-3 दिन रहेंगी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। फिर खातून को मुखातिब किया, भाई तुमको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बिना तकल्लुफ़ बेगम साहिबा से कह देना, अपना ही घर समझो। अच्छा, बाय बाय। और साइकिल पर बैठकर ये जा और वो जा। ये एक मुसलमान बीबी थी जिन्होंने ये ना बताया कि वह कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाएंगी। महज इस अम्र से उन्होंने आगाह किया कि प्राइवेट तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टरी पढ़ रही हैं और शाम के वक्त अपने अटैची केस में से एक मोटी सी उर्दू किताब निकाल कर दिखाई जो उनकी होम्योपैथिक डॉक्टरी का कोर्स था। उन्होंने ये भी बताया कि दी रॉयल तोहफा हारमोनियम सीरीज़ के लिए रिसालों के ज़रिए उन्होंने इस फ़न में भी महारत हासिल कर ली है और उन्होंने ए माओ बहू बेटियों दुनिया की इज्जत तुमसे है पाठ और बेसुरी आवाज़ में बाजे पर गाकर सुनाई। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वो आज़ादी निस्वां की कायल है और अपनी मर्ज़ी से कद खुदाई करेंगी। तीसरे रोज़ मिस्टर सरदार खां दोबारा नमूदार हुए। वो तांगा साथ लेकर आए थे जिसमें बिठाकर होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर को हमराह ले गए। मिस्टर पीटर रॉबर्ट खां उसके बाद कभी ना आए। दुनिया में बड़े अजीबो गरीब वाक़यात हुआ करते थे। नेगस हमारा स्याह रंग और सफ़ेद कानों वाला बदशक्ल और छोटा सा दोगला कुत्ता था। वो दिन भर बरसाती के कोने में अपनी जगह पर बैठा रहता था। चूँकि वो नाजिस था यानी कुत्ता था, इसलिए उसको घर के अंदर आने की इजाज़त ना थी। जाड़ों में वो एक कोठरी में पड़े हुए अपने खटोले पर सोता रहता। रेशम कोहान निकालकर उस पर गिराती तो वो उसका भी बुरा ना मानता। वो बेहद वफादार और मर्जा मरंस तबीयत का मालिक और अपनी किस्मत पर शाकिरो कोने था, क्योंकि खुदा ने उसके ऐसा नाजिस कुत्ता पैदा किया था। वो जानता था कि रेशम की इस घर में बेहद कदरों कीमत है। उसे इस हकीकत का भी इल्म था कि इस कमीनी दुनिया में महज ज़ाहिर रंगो रूप की कदर की जाती है। एक रिवाकी फ़लसफ़ी की मानिंद आंखें बंद किए वो गालिबन दिन भर यही सोचता रहता था और अजनबी कदमों की चाप सुनते ही आंखें खोलकर फ़ौरन भौंकना शुरू कर देता था। वो इटली और हबशा की जंग के ज़माने में मेजर शेल्टन की आला नस्ल कुतिया मैगी के यहाँ पैदा हुआ था। मेजर शेल्टन चूँकि बैनुल अक़वामी सियासत से गहरी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम नेगस रखा था। जिस रोज़ बाजी ने अपनी चंद सहेलियों को चाय पर बुलाया तो बिजली का एक तार रोशनी के इंतजाम के लिए बाग में पहुंचा दिया गया था। उस रोज़ मौसम बहुत खुशगवार था और बाजी और उनकी सहेलियां गुरूब आफताब के बाद तक ओवरकोट पहने बाहर टहलती रही थी। पार्टी के बाद बाजी अपने मेहमानों को रुखसत करने के लिए टहलती हुई सड़क पर चली गई और नेगस बरामदे में रखे हुए दावत के सामान की हिफाजत के लिए मुस्तैदी से सीढ़ियों पर बैठा रहा। जब बाजी वापस आई तो उन्होंने झुककर दूर से नेगस को पुचकारा। नेगस इस खिला के तवक्को और गैर मामूली इजहार से इल्तिफाक बेइंतहा खुश हुआ और ज़ोर ज़ोर से उछलने कूदने लगा और बाजी को मज़ीद खुश करने के लिए उसने वो सारे खेल तमाशे दिखाने शुरू किए जो उसे बरकत मसीह जमादार ने सिखलाए थे। इस तरह खेलते खेलते उसने पाम के गमलों के अकब में पड़ा हुआ बिजली का तार मुंह में उठा लिया। तार में करंट मौजूद था, लिहाजा नेगस पट से गिर गया और 15 मिनट बाद उसके मुंह से धुआं निकला, क्योंकि बिजली ने उसे अंदर से जला दिया था। एक रोज़ डॉक्टर ज़ुबैदा सिद्दीकी का खत बाजी के नाम कलकत्ते से आया था, तो उन्होंने लिखा, जिस रोज़ मैं यहाँ पहुँची उसी हफ्ता में महमूद साहब ने मेरी भतीजी सायरा से शादी कर ली। बड़ी धूम से शादी हुई है। तुमने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में दूल्हा दुल्हन की तस्वीर भी देखी होगी। PS मैंने अब अल्लाह मियाँ के ख़िलाफ़ स्ट्राइक कर दिया है
और परसों मैंने भी डॉक्टर उप्पल से सिविल मैरिज कर ली। डॉक्टर उप्पल बर्दवान कॉलेज में पढ़ाते हैं। पीपीएस डॉक्टर उप्पल हिंदू हैं। ये इत्तला कि मैंने एक काफिर से शादी कर ली, मिसेस फारूकी, मिसेस कुरैशी और मिसेस अंसारी को भी दे देना। दुआ गौ जुबैदा उप्पल। दिसंबर के पहले हफ्ते में जलधरा की हालत दफ्तन ज़्यादा बिगड़ गई। उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दूसरे दिन उसके प्राण तज गए। फ़कीरा दहाड़े मार मार कर रोता फिरा। सब्र कर बच्चे, सब्र कर, गफूर बेगम ने उसे दिलासा दिया। अन्ना जी सब्र कैसे करूं, मेरे लिए तो माँ थी, वो भावज थी, तो वो बीवी भी थी, तो वो रोता धोता फिर बाहर चला गया। मगर तीसरे दिन फूल चूनने के बाद जब वो शमशान घाट से वापस लौटा तो बहुत खुश था। उसने हाथ में मिट्टी का एक कोंडा उठा रखा था जिसमें जलधरा की राख थी, और उसने कहा कि रात में इसे अपने सिरहाने रखकर सोऊंगा, और जलधरा ने जिस जून में जन्म लिया होगा उसके पैरों के निशान राख पर बन जाएंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बाजी एमए के लिए फ़लसफ़े का मुतालबा कर रही थी और बहुत ज़्यादा काबिल थी। फ़कीरा की बात उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से सुनी और रात को खाने की मेज़ पर बहुत देर तक मसलाए तनासुक और अवाम के तहव्वुमात मुतल्लिक वालिद से तबादला ख्यालात करती रही। रात को सोने से पहले फ़कीरा ने अपनी कोठरी की कुंडी अंदर से चढ़ाई और राख का कोंडा चारपाई के नीचे रखकर सो गया। सुबह सवेरे वो बेहद खुश खाने के कमरे में दाखिल हुआ। फ़र्ते इम्बिसात से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। बेगम साहिब, बड़ी बिटिया बीबी, उसने इत्तला दी। मेरी जलधरा गौरैया बन गई। गौरैया बन गई, बाजी ने दोहराया और जल्दी से शॉल लपेटकर शागिर्द पेशे की तरफ दौड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे सरपट भागी। फ़कीरा कोठरी में से कोंडा बाहर लाया। बड़ी बिटिया देख लीजिए, ये देखिए। मैंने और बाजी ने आंखें फाड़कर राख को देखा, जिस पर चिड़िया के पंजों के निशान बहुत वाज़े बने हुए थे। गौरैया चिड़िया है बड़ी बिटिया, बीबी, उसने कहा और कोंडा बड़ी एहतियात से अंदर ले गया। इसके बाद फ़कीरा रोज़ सुबह गौरैया चिड़ियों को दाना डालता, उनके लिए पानी की कटोरियाँ भर भर कर रखता, और अगर कोई गौरैया रोशनदान या दरीचे में किसी कमरे में दाखिल हो जाती तो वो सारे काम छोड़कर चुटकी बजा बजा कर कहता और बाजरे के दाने हथेली पर डालकर साकित खड़ा रहता। इस मकसद के लिए वो बाजरे के दाने हमेशा जेब में रखता था, और अब उसे मुस्तकिल ये तफ्तीश रहती कि रेशम किसी गौरैया को ना पकड़ ले। इस साल चिल्ले का जाड़ा पड़ रहा था। डायना रोज़ अभी अस्पताल में दाखिल थी। मिस्टर बेकेट अब म्यूनिसिपैलिटी के नल पर भी नज़र न आते। अब वो दिन भर परेड ग्राउंड की एक बेंच पर धूप में सर झुकाए बैठे रहते और उसी तरह बैठे बैठे ऊँघने लगते। उनकी टोपी उनके पास बेंच पर कासाए गदाई की तरह रखी रहती और दरख्तों के जर्द पत्ते गिर गिर कर उसमें जमा रहते। क्रिसमस नज़दीक आ गई। केरल गाने वालों की टोलियाँ रात के वक्त डालनवाला की सड़क पर घूम घूम कर एकार्डियन और गिटार पर विलादत मसीह के गीत गाती फिरती। सुबह मुंह अंधेरे कोयला बेचने वाले पहाड़ियों की आवाज़ें आती, जो चीथड़ों और गडरियों के मबलूस कोयले की भारी कुंडियाँ निवाड़ की पट्टी के ज़रिए माथे से बांधे कोयला चाहिए कोयला चिल्लाते फिरते। सूरज ऊपर आता तो सामने हिमालय का बर्फ़पोश सिलसिला किरणों में जगमगा उठता। रात को जितना पानी फ़कीरा चिड़ियों के लिए बाहर रखता था वो सुबह को जमा हुआ मिलता। रात गए किसी पहाड़ी राहगीर की बांसुरी की आवाज़ कोहरे में तैरती हुई सुनाई जाती। क्रिसमस से एक दिन पहले साइमन ने बताया कि वो सुबह सवेरे उठकर स्टोव पर क्रिसमस पुडिंग तैयार करते हैं, गिरजा जाते हैं और इसके बाद अपनी कोठरी में बैठकर दिन भर इंजिल मुक़द्दस पढ़ते हैं, और क्रिसमस के दूसरे रोज़ वो पुडिंग लेकर आएंगे। बड़े दिन के तोहफे के तौर पर वो बाजी के लिए गुलाबी नकली मोतियों का मनासा हार, मेरे लिए बालों के 2 सुर्ख और सब्ज़ रिबन और रेशम के लिए रबर की छोटी सी रंगीन गेंद लाए थे।
उन्हें बड़े दिन के तोहफे के तौर पर 10 रुपये दिए गए, जो उनके लिए इतनी बड़ी और गैर मुतवक्के रकम थी कि वो चंद लहज़ों तक 10 के नोट को आंखें फाड़े देखते रहे और फिर ज़रा कांपते हुए हाथों से एहतियात से अंदर वास्कट की जेब में रख लिया। क्रिसमस के 3 दिन गुजर गए मगर साइमन ना आए। चौथे दिन उनकी खैर खबर लाने के लिए फ़कीरा को पादरी स्कॉट के घर भेजा गया। उसने वापस आकर सर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, साइमन साहब की मिट्टी हो गई। पादरी साहिब का माली बता रहा था कि बड़े दिन के रोज़ उसने कोठरी का दरवाज़ा खोला तो साइमन साहब चारपाई पर मरे पड़े हुए थे। उन्हें सर्दी लग गई। उनके पास एक ही कंबल था। बेगम साहिब रात को वही कोट पतलून पहने पहने सोते थे। बड़ा जाड़ा पड़ रहा है बड़ी बिटिया। हमारे यहाँ गढ़वाल में तो लोग बाग अक्सर सर्दी में अकड़ अकड़ कर मरते हैं। अब इतना गर्म कपड़ा कहाँ से लाऊं? सर्दी तो हर साल ही पड़ती है। तीसरे पहर को जब साइमन के आने का वक्त हुआ तो रेशम, जो सर्दी की वजह से पिछले 1 हफ्ते से अपनी मुलायम पश्मीने की शॉल में लिपटी टोकरी के नरमो गर्म गेदलों में सिमटी सिमटाई बैठी रहती थी, टोकरी से उतरकर लंगड़ाती फाटक की तरफ चली गई और पुलिया पर बैठकर इंतज़ार में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि साइमन रोज़ाना रास्ते में मेजर शेल्टन के बावर्ची खाने से मुर्गों और परिंदों की मज़ेदार हड्डियां अपने मैले से रूमाल में एहतियात से लपेटकर उसके लिए लाया करते थे। साइमन ना आए। धूप मध्यम पड़ गई तो उसने उकता कर अंदर वापस आने से पहले एक गौरैया चिड़िया पर ताक लगाई। गौरैया फिर से उड़कर सिल्वा ओक की शाख पर जा बैठी। रेशम ने उसके तकाउब में दरख्त पर चढ़ना चाहा, मगर अपनी शिकस्ता टांग की वजह से वह जड़ पर से फिसलकर नीचे आ रही। गौरैया फुदक कर उससे ऊंची शाख पर चली गई। रेशम ने मुंह उठाकर बड़ी बेकसी से कमज़ोर सी म्याऊं की। गौरैया ने पैर फैलाए और खुले नीले आसमानों में सिमत से उड़ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक प्यारी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन प्यारे दोस्तों ने मेरी कहानी को सुना उन सबका दिल से धन्यवाद।